नमस्ते। भारत की नदियाँ ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, ये तो वो जीवन धाराएं हैं जो हमारी ज़मीन, हमारी संस्कृति और हम सबको सींचती हैं। तो आज हम इन्हीं जीवन धमनियों की एक शानदार यात्रा पर निकलेंगे। हिमालय के ऊंचे बर्फीले ग्लेशियर से लेकर दक्षिण के हरे भरे मानसूनी मैदानों तक। तो चलिए ये दिलचस्प सफ़र शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। इससे पहले कि हम इस गहरे विश्लेषण में उतरें, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एपीना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज की हमारी यात्रा का एक साफ सुथरा नक्शा है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत की इतनी सारी नदियों को आखिर किन बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। फिर हम उत्तर में चलेंगे, हिमालय के विशाल नदी तंत्रों से मिलने। इसके बाद हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय नदियों की कहानी जानेंगे। और सबसे आखिर में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सवालों के जरिए परखेंगे। देखिए, भारत की नदियों को अच्छे से समझने के लिए उन्हें दो बड़े परिवारों में बांटा गया है। और ये बंटवारा उनके जन्म स्थान के आधार पर है, मतलब वो कहाँ से निकलती हैं। और यकीन मानिए, यही एक चीज़ उनका पूरा चरित्र, उनका स्वभाव और उनका सफ़र तय कर देती है। यहीं पर इन दोनों परिवारों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है हिमालय की नदियां जो ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से पैदा होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इनमें साल भर, जी हाँ, पूरे साल पानी का बहाव बना रहता है, इसीलिए इन्हें बारहमासी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए उनका बहाव मौसमी होता है। बारिश अच्छी हुई तो ये उफान पर, नहीं तो शांत। तो चलिए अपनी यात्रा दुनिया की छत यानी हिमालय से शुरू करते हैं। यहां से हमारे ग्रह के 3 सबसे विशाल नदी सिस्टम निकलते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आइए एक एक करके इन तीनों दिग्गजों से मुलाकात करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सिंधु नदी। जरा कल्पना कीजिए, इसका जन्म तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास होता है और वहां से ये लगभग 2880 किलोमीटर का एक महाकाव्य जैसा सफर शुरू करती है, जो भारत के लद्दाख से होकर गुजरता है और फिर पाकिस्तान की ओर बहता चला जाता है। अब देखिए, जब एक नदी 2 देशों की सीमाओं को पार करती है तो वो या तो सहयोग का कारण बनती है या फिर संघर्ष का। सिंधु के मामले में इसने 1960 में सिंधु जल समझौते को जन्म दिया। ये समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था और आज भी ये इस क्षेत्र में पानी के बंटवारे के लिए बेहद जरूरी है। इसके तहत लगभग 20% पानी भारत के हिस्से में और 80% पाकिस्तान के हिस्से में आता है। सिंधु अपना ये लंबा सफर अकेले तय नहीं करती। उसे रास्ते में 5 बड़ी सहायक नदियां मिलती हैं जो मिलकर पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि बनाती हैं। ये हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनमें से हर एक का जन्म भारत के एक अलग कोने में होता है और आखिरकार ये सभी पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु में जाकर मिल जाती हैं। कमाल की बात यह है कि सिंधु के जन्म स्थान के पास से ही एक और विशाल नदी अपना सफर शुरू करती है, लेकिन बिल्कुल उल्टी दिशा में। यह है ब्रह्मपुत्र। लंबाई लगभग उतनी ही, पर इसका रास्ता पूर्व की ओर है। ये तिब्बत के विशाल पठार को पार करते हुए एक शानदार यात्रा पर निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कि ये अपने सफ़र में अपनी पहचान कैसे बदलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है पवित्र करने वाली। जैसे ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम के मैदानों में आकर इसे अपना मशहूर नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है और बांग्लादेश पहुंचते ही ये जमुना बन जाती है। सोचिए, एक नदी, कितने सारे चेहरे। ब्रह्मपुत्र की ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये सिर्फ बहती नहीं बल्कि जमीन का निर्माण भी करती है। असम में ये माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये इतना विशाल है, इतना बड़ा कि इसे भारत का एक पूरा जिला घोषित किया गया है। ये इस नदी की रचनात्मक शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। और अब हम पहुंचते हैं भारत के आध्यात्मिक और भौगोलिक दिल तक, गंगा नदी तंत्र। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक माँ है, एक देवी है, एक प्रतीक है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। इसीलिए तो इसे आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा का जन्म भी कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक पवित्र संगम है। ये एक नदी के रूप में नहीं बल्कि कई धाराओं के मिलने से बनती है। पहले अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं,
फिर गंगोत्री ग्लेशियर से आने वाली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और इसी दिव्य मिलन के बाद जो संयुक्त धारा बनती है उसे गंगा का नाम मिलता है। अपने लंबे सफर में गंगा अकेली नहीं रहती, कई सहायक नदियां अपना जल उनमें मिला देती हैं। उत्तर से यानी अपने बाएं किनारे से ये रामगंगा, घाघरा और कोसी जैसी नदियों को अपने में समा लेती हैं, और दक्षिण से यानी दाहिने किनारे से इसकी सबसे लंबी और सबसे जरूरी सहायक नदी यमुना और साथ ही सोन नदी आकर इसमें मिल जाती हैं। उत्तर की दो महान नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र की यात्रा का अंत भी उतना ही शानदार है। ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन। बांग्लादेश में गंगा पद्मा बन जाती हैं और ब्रह्मपुत्र जमुना। जब ये दोनों मिलती हैं तो मेघना कहलाती हैं, जो हजारों सालों से जमा हुई मिट्टी से इस अद्भुत डेल्टा को जन्म देती है, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। चलिए अब हिमालय की बर्फीली चोटियों को पीछे छोड़ते हैं और प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करते हैं। यहाँ की नदियों का स्वभाव बिल्कुल अलग है और ये स्वभाव तय होता है उनकी बहने की दिशा से। कुछ नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तो कुछ ढलान के नियम को तोड़ते हुए पश्चिम की ओर बहती हैं, और यही दिशा तय करती है कि नदी समुद्र से कैसे मिलेगी। जो नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक लंबा धीमा सफर तय करती हैं, वे अपने साथ लाई मिट्टी को जमा करके उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो नदियां तेजी से पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं, वे डेल्टा नहीं बनाती, वे बनाती हैं एस्चुएरीज यानी ज्वार नदमुख, जहां नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। तो आइए प्रायद्वीप के इन मुख्य किरदारों पर एक नजर डालते हैं। गोदावरी जो सबसे लंबी है उसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नर्मदा और तापी बहुत खास हैं क्योंकि ये एक दरार घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं। फिर है महानदी, जिसे कभी कभी अपनी बाढ़ के लिए ओडिशा का शोक भी कहा जाता है, और कावेरी जो दक्षिण में खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, हमने भारत की नदी प्रणालियों के जरिए एक बहुत लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया है। अब समय है अपनी याददाश्त और समझ को थोड़ा परखने का। तैयार हैं? चलिए कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल, इनमें से किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या तीस्ता। थोड़ा सोचिए, और सही जवाब है सी, ब्रह्मपुत्र। जैसा कि हमने बात की थी, यह नदी अपनी यात्रा के दौरान कई नाम बदलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही ये जमुना बन जाती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है और डेल्टा के बजाय एक ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा। और इसका सही उत्तर है डी, नर्मदा। तापी के साथ मिलकर इसका पश्चिम की ओर बहना एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक घटना है। ये नदियां हजारों लाखों सालों से भारत के भूगोल और जीवन को आकार देती आई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती जरूरतों के इस दौर में हम इन जीवन रेखाओं के भविष्य को कैसे आकार देंगे? सोचिएगा जरूर।